जय हिंद। अभी हम समझेंगे आर्टिकल 33, 34 के बारे में और 35 के बारे में। साथ साथ यह भी देखेंगे जो है हमारा सैनिक बल और अर्ध सैनिक बल में क्या अंतर है, पुलिस बल और खुफिया एजेंसी का क्या काम है। मतलब इस सारे के बारे में, काम के बारे में हम समझेंगे। जैसे कौन सा खुफिया एजेंसी जो है हमारे देश के बाहर काम करता है, कौन से खुफिया एजेंसी देश के अंदर काम करता है, कौन से खुफिया एजेंसी का क्या काम है, उस सारे के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और साथ साथ 34 आर्टिकल 34 और 35 को जो है काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो अब इस चलिए समझते हैं हमें आर्टिकल 33 क्या कहता है। तो आर्टिकल 33 जो कहता है, यह संसद यह अधिकार देता है कि वह, अब यहाँ पर समझिए, देखिए हमारे संविधान जो है संसद को यह अधिकार देता है। आर्टिकल 33 कह रहा है कि संविधान जो है संसद को यह अधिकार देता है कि अगर आपको लगे, मतलब किसको, संसद को, अगर संसद को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी संस्था या किसी कमेटी को पूर्णतः मौलिक अधिकार दे दिया जाने पर जो है यह देश के जो है खतरा हो सकता है, या अखंडता जो है वो खतरे में आ सकता है, या अखंडता जो है टूट सकता है देश का अखंडता, तो उस संस्था, उस कमेटी या उस व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकार को सीमित या कम कर सकता है। आर्टिकल 33 कर रहा है। तो उसमें जो आता है सबसे पहले हमारा सैनिक बल, फिर अर्धसैनिक बल, पुलिस फोर्स, खुफिया एजेंसी। तो ये देखिए सैनिक बल और अर्धसैनिक बल में अंतर है, तो इसे हम अभी समझते हैं। लेकिन सबसे पहले समझेंगे सैनिक बल। तो सैनिक बल में आता है हमारा इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये जो है सैनिक बल में आता है। हम सिर्फ एक उदाहरण के लिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इंडियन आर्मी के जो है पूर्णतः 12 से 35 जो है हमारा मौलिक अधिकार है, वह पूर्णतः उसे मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है, मतलब उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। तो क्या है, यह 12 से 35 तक उसे पूर्णतः मिल गया है। तो एक उदाहरण के लिए हम छोटा समझते हैं कि मान लीजिए कहीं पर युद्ध चल रहा है, आप लोग समझते हैं कि मतलब जो है ब्लॉग जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। तो अगर वो लाइव आकर बोलेगा कि देखिए ये हमारी इंडियन आर्मी है, यहाँ पर युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए मतलब वहाँ पर उस कमेटी के लिए, मतलब उस इंडियन आर्मी के लिए भी खतरा हो सकता है, पूरा देश के लिए भी खतरा हो सकता है, अपने साथ साथ जो है पूरे इंडियन आर्मी के लिए भी खतरा बन सकता है वह। तो क्या है, इन लोग को जो है कुछ मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। तो ये हमारा हो गया सैनिक बल, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये सैनिक बल में आता है। ये जो है अर्धसैनिक बल में, अर्धसैनिक बल में आता है एसएसपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसपीजी, एनएसजी। तो इन लोगों का पहले काम देखेंगे, फिर आगे समझते हैं। जैसे एसएसपी के जो है कहाँ पर ड्यूटी रहता है, तो एसएसपी के जो रहता है इंडिया नेपाल बॉर्डर पर रहता है। फिर हो गया देखिए यहाँ पर बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, तो इसका जो रहता है मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर इसका ड्यूटी रहता है। जैसे सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनका हो गया बड़े बड़े जो कीमती चीज़ों को देश में जो है, इमारतों को जो है वो रक्षा करता है। जैसे सीआईएसएफ हो गया, या इंडस्ट्रियल एरिया को मतलब जो है बड़े बड़े सरकार के जो इंडस्ट्रियल रहता है उसको वहाँ पर जो है वह रक्षा करता है, मतलब वहाँ पर वह ड्यूटी देता है। जैसे एनएसजी हो गया, एनएसजी होता है मतलब बाहरी, आंतरिक जो है अंदर में जो है कहीं से बाहर से आतंकी हमला हो जाए उसके लिए जो है मतलब देश का रक्षा करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, सबसे पहले जो है मतलब 2008 में जो है ताज होटल पर हमला हुआ था, तो इसका जो है एनएसजी का जो है काफ़ी यहाँ पर मतलब अहम भूमिका निभाया था। इससे हो गया एसपीजी, एसपीजी का काम रहता है कि जैसे देश में कुछ महत्वपूर्ण आदमी है उनका रक्षा करना, जैसे हमारा प्रधानमंत्री है तो उसके लिए जो है एसपीजी मतलब काम करता है। तो ये हो गया हमारा अर्धसैनिक बल। इसमें हम कुछ डिफरेंट समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया सैनिक बल में जो है इस जो है मतलब रिटायर होने के बाद जो है इसे कुछ पैसा मिलता है, और इसे एक्स के रूप में जो है कुछ वर्क भी दे दिया जाता है, मतलब कुछ काम दे दिया जाता है। लेकिन जो है सैनिक बल को जो है, अर्धसैनिक बल को जो है इस तरह से कोई सुविधा नहीं मिलता है। इन लोगों को जो है मौलिक अधिकार पर जो है पूर्णतः रोक लगा दिया गया है। अर्धसैनिक बल में हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे एक जीत सिंह का नाम का जो है एक सीआरपीएफ जवान था, वो जो है वो खाना के बारे में बुराई कर दिया था, तो उसे सीआरपीएफ से हटा दिया गया। तो क्या है, इन लोगों का मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। अगर कुछ भी हो रहा है तो आप हमारे अंदर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं था कि उन लोगों को जो है खाना खराब मिलता है या कुछ है। एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि अगर कुछ भी आप 2 दिन तक आपको भूखा रखा जा रहा है तो जो आप रह सकते हैं, आप जो है दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, इन लोगों का रूल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं। तो मतलब इन लोगों का एक जो है मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। आप कुछ भी जो है शेयर किसी के साथ जो है आम व्यक्ति की तरह आप शेयर नहीं कर सकते हैं, इन लोग जो है सैनिक बल और अर्धसैनिक बल के में। लेकिन इन लोगों को भी के साथ जो है खुफिया एजेंसी के साथ भी मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। जैसे पुलिस फोर्स के में देखिए कांस्टेबल हो गया, सीनियर कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, एएसआई हो गया, एसआई हो गया। तो इन लोग की जो है एक तरह से रैंकिंग है, अभी रैंकिंग देखे है। अगला वीडियो हम देखेंगे जो है आप लोग जो है रैंकिंग वाइज कैसे समझेंगे, जो है कौन से व्यक्ति का जो है मतलब कौन से रैंक
बैंक पर कितना पावर होता है, उसे हम आगे एक वीडियो के माध्यम से, सेपरेट वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। तो क्या है, पुलिस बलों को जो है एक तरह से क्या है कि इसे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है पूर्णतः नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है खुफिया एजेंसी है हमारे, तो पहले हम खुफिया एजेंसी के काम देखेंगे, फिर देखेंगे जो है इसके अभिव्यक्ति पर मतलब जो है मौलिक अधिकार को कितना सीमित किया गया है। तो सबसे पहले जो है सीबीआई के काम समझिए, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये केंद्र लेवल पर काम करता है, ये मतलब पूरा देश लेवल पर काम करता है। जैसे सुशांत सिंह के मामला में जो है सीबीआई काफ़ी अच्छा से निभाया था भूमिका, यह उन लोगों का कहना है बम्बई वाला का, लेकिन बिहार में जो आप समझते हैं यह किस तरह से काम किया था। जैसे सीआईडी हो गया, सीआईडी का मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब ये क्राइम के बारे में जांच करता है कि राज्य में किस तरह से क्राइम हो रहा है, कहाँ पर क्राइम होने वाला है, या कहाँ पर होगा क्राइम या हो गया है क्राइम, तो ये जो है क्राइम के मामले में जांच करता है। ईडी हो गया, या एक तरह से जो है वित्त के बारे में जांच करता है, कहाँ पर जो है पैसा, मतलब जैसे कोई व्यक्ति का 10,000 जो है मतलब 10 लाख जो है मंथली का उसका जो है मतलब इनकम है, वो जो है कितना सरकार को टैक्स दे रहा है, वो सरकार को टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। मतलब पूर्णतः से बात किया जाए तो ये जो है वित्तीय मामले में जो है मतलब कहाँ पैसा घोटाला हो चुका है, या जो ठीक तरह से दे रहा है या नहीं दे रहा है टैक्स सरकार को, तो ये वित्तीय मामले में जो है ईडी मतलब जांच करता है। अब हो गया एनसीबी, एनसीबी का मतलब है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखिए अभी हाईलाइट हुआ था, यह नशा के बारे में चेक करता है कि कौन सा व्यक्ति नशा का ले रहा है, अधिक ड्रग्स ले रहा है, कौन सा व्यक्ति जो है यह नशा का तस्करी कर रहा है, ड्रग्स का तस्करी कर रहा है, तो यह एनसीबी का काम है। जैसे अभी शाहरुख खान का बेटा जो था वह इसी में पकड़ाया था, ड्रग्स लेने में पकड़ाया था, तो मतलब ये क्या है कि नशा के बारे में जांच करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि सीबीसी जो है यह जो है सबसे बड़ा यह है, सबसे बड़ा जो है मतलब यह एक तरह से समझ सकते हैं कि इन सबों को जो है खुफिया एजेंसी का एक तरह से बाप है। यह जो है व्यक्तियों पर नज़र रखता है। सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, ईडी हो गया, ये सब क्या है व्यक्तियों पर नज़र रखता है। लेकिन जो है सीबीसी जो है वो खुफिया एजेंसी पर नज़र रखता है कि जो है सीबीआई जो है सही अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ईडी जो है काम कर रहा है कि नहीं, एनसीबी जो है कहीं पर घूस तो नहीं ले रहा है। तो ये क्या है, सेंट्रल विजिबिलिटी ऑफ कमीशन, यह जो है मतलब खुफिया एजेंसी का जो जांच करता है एक तरह से आप सीबीसी कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझिए रॉ, रिसर्च एनालिसिस ऑफ विंग्स, यह क्या है कि देश के बाहर काम करता है। इन लोगों का एक तरह से मतलब मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है कि आप मतलब यह मान लीजिए रॉ का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में है तो वो अपने परिवार से भी खुद नहीं कह सकता है कि हम अभी जो है पाकिस्तान में इस जगह पर है। तो क्या इस लोगों का मौलिक अधिकार को जो है एक तरह सीमित दबा दिया गया है। अगर रॉ का कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाएगा कहीं पर मतलब पाकिस्तान में पकड़ा गया तो वो यह भी कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि हम इंडिया के हैं। तो इन लोगों का जो है मौलिक अधिकार को मतलब एक तरह से सीमित कर दिया गया है। जैसे इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो, आईबी हो गया। आईबी का काम क्या है कि देश में कहीं पर मतलब बम विस्फोट होने वाला है, कहीं पर हमला होने वाला है, मतलब घटना होने से पहले जो है आईबी का काम है कि वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेना। फिर हो गया एनआईए। एनआईए का काम क्या है कि यह जो है मतलब घटना होने के बाद जो है यह जाँच करता है। तो क्या था यहाँ पर क्या समझे थे कि एनआईए मतलब ये क्या है, घटना होने के बाद जो मतलब घटना घट गया तो वो घटना किस लिए घटा, तो यह जो है एनआईए जांच करता है। कहीं पर बम विस्फोट हो गया तो वो बम जो विस्फोट हुआ क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों किया गया, किस कारण से किया गया, कौन सा बम विस्फोट हुआ है, तो उनका जो जांच है जो है एनआईए करता है। तो ये जो था हमारा खुफिया एजेंसी जो है इन पर भी कुछ रोक लगा दिया गया है, मतलब इसका जो है मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। तो आर्टिकल 33 हम इतना समझ लिए, लेकिन हम एक सेपरेट वीडियो में जो है इनका जो है काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे, कौन सा किसका कौन सा वर्क है, किस माध्यम से जो है इसे हम समझेंगे पूरा डिटेल में। एक आर्टिकल मतलब जो है सैनिक बल पर और सैनिक बल पर, पुलिस फोर्स पर और जो है खुफिया एजेंसी पर जो है एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे। तो आप समझते हैं आर्टिकल 34 के बारे में, यह क्या कहता है। आर्टिकल 34 कहता है कि जब सैनिक कानून लागू होता है, देखिए क्या कहता है, जब सैनिक कानून लागू होता है तब मौलिक अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सैनिक कानून मानी कि मार्शल लॉ, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो गया, कहीं किसी राज्य में मार्शल लॉ लागू हो गया या किसी डिस्ट्रिक्ट में मार्शल लॉ लग गया कि मतलब सैनिक कानून। लेकिन यहाँ पर समझिए कि सैनिक कानून और सैनिक शासन में अंतर है। सैनिक कानून का मतलब किसी एक क्षेत्र में लग जाता है, मतलब किसी एक जहाँ पर खतरा के संभावना रहता है, कहीं पर मतलब आंतरिक अशांति फैल गया, कहीं पर युद्ध की स्थिति आ गया या काफ़ी दंगा हो गया, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर सैनिक जो बढ़ा दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं मार्शल लॉ, मतलब यहाँ पर सैनिक कानून लग जाता है। तो सैनिक कानून ये है, लेकिन सैनिक शासन का मतलब अलग हो गया। जैसे म्यांमार में है, वहाँ का सरकार का तख्ता पलट दिया और वहाँ पर सैनिक जो है अपना शासन करने लगा, तो वो सैनिक शासन नहीं है, यहाँ पर सैनिक कानून है।
मतलब कुछ विशेष क्षेत्र में जो है दंगा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर सैनिक का जो है मतलब आर्मी और के मतलब बढ़ा देता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि सैनिक वहाँ पर कुछ दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए काम करने लगता है, जिसे हम सैनिक कानून के नाम से जानते हैं। तो उस स्थिति में क्या क्या होता है यहाँ पर हम समझते हैं। उस स्थिति में जो है आप जो है आंतरिक अशांति आतंकवाद बढ़ जाता है, तो इसलिए होता है। लेकिन उस स्थिति में जो है मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति का खत्म हो जाता है। जब मार्शल लॉ लागू होगा, मतलब किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो जाता है, तो हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। तो हम नहीं कहेंगे कि हम घूम मतलब मेरा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब 19 के तहत जो है मेरा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, 19B के तहत जो है हम शांतिपूर्ण संगठन बना सकते हैं। क्या है, जब मार्शल लॉ लागू हो जाएगा तो आपका जो है मौलिक अधिकार पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तब हम उस समय नहीं कहेंगे कि जो है हमारा जो है 19B के तहत जो है हमारा शांतिपूर्ण संगठन बनाने का एक अधिकार है। तो इन लोगों को जो है जब ये मार्शल लॉ लागू हो गया, आपका पूरा जो है मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। आप बेसिकली फीस करता था, ये लोग जो है मतलब व्यक्ति को मार भी सकता है, इतना इन लोगों का पावर रहता है। मार्शल लॉ के तहत जो है आपका पूर्णतः मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। अब उस स्थिति में जो है क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि सरकार जो है जज साहब मेरा जो है देखिए मौलिक अधिकार को जो है हनन हो रहा है। तो उस समय मतलब जज जो आपको समझा देगा कि देखिए आप जो है इस क्षेत्र में जो है अभी मार्शल लॉ लगा है, आप जान लीजिए कि मार्शल लॉ के समय जो है आपका मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आपके मौलिक अधिकार के मामले में जो है न्यायालय उस समय जो है कुछ नहीं कर सकता है। तो मार्शल लॉ लगने के समय जो है हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। एक और बात कहता है कि मार्शल लॉ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जो है निलंबित नहीं कर सकता है। देखिए क्या कहता है कि मार्शल लॉ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को निलंबित नहीं कर सकता है। अभी हम जस्ट पहले आर्टिकल 33 से पहले आर्टिकल 32 में 5 रीट के बारे में पढ़े थे। उसमें एक पहला रीट था बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का मतलब जो है वो जो क्या करता है कि सबसे पहले जो है व्यक्ति को जो है किसी शक मतलब अगर व्यक्ति को जो है कहीं पर कोई पुलिस फोर्स या कोई व्यक्ति गिरफ्तार करके ले जाता है, तो वो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट यह कहता है कि उस व्यक्ति को है आप जल्द से जल्द जो है न्यायालय में जो है मतलब दर्ज कीजिए। उस व्यक्ति को आप जो है टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आप मार नहीं सकते हैं। तो क्या यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है? तो क्या कह रहा है कि मार्शल लॉ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जो है निलंबित नहीं कर सकता है। देखिए आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जब मार्शल लॉ लागू होगा तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत जो है उसे निलंबित नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या समझिए, यहाँ पर अगर मार्शल लॉ लग गया तो किसी व्यक्ति को नहीं आप जाकर घर में उठा लीजिएगा, उठा के पटक दीजिएगा, मतलब उठा के खूब मारिएगा, खूब जेल में बंद कर दीजिएगा। तो उस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट के तहत जो है वो जा सकता है न्यायालय, उस समय भी न्यायालय जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत। देखिए सरकार हम घूमियो नहीं रहे हैं, अपना मौलिक अधिकार को जो है वो अपना मौलिक अधिकार को जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं। मेरा व्यक्ति का आज़ादी है, 19 के तहत जो है 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो क्या इसका जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो है क्या है हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो चुका है तो मार्शल लॉ के तहत। तो ये क्या है कि आर्टिकल 32 में था कि सबसे पहले था बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। तो अभी हम इससे आगे देखेंगे। तो इतना हो गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जो है वो निलंबित नहीं कर सकता है, मतलब अपना मौलिक अधिकार को जो है उपयोग नहीं करेंगे। मतलब जो है हम कहीं भी घूमेंगे नहीं, मार्शल लॉ लग गया तो अपने घर में बैठल है तो वो घर में से पकड़ के उठा कर नहीं जेल में जाकर बंद कर देगा। तो ये क्या था, हमारा मार्शल लॉ था। मतलब मार्शल लॉ के तहत जो है ऐसा नहीं कर सकता है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जो है निलंबित नहीं कर सकता है। तो अब समझेंगे आर्टिकल 35 के बारे में, लेकिन अभी हम एक समझते हैं, 1 मिनट। अब समझते हैं आर्टिकल 35 के बारे में, यह क्या कहता है। आर्टिकल 35 जो है वो संसद की शक्तियाँ मूल अधिकार को जो है सुधारने में पॉजिटिव वे में। देखिए आप ये कुछ भी कहें, हम इतना समझते हैं पहले। देखिए आर्टिकल 35 क्या कहता है कि अगर आर्टिकल 35 में यह लिखा हुआ है कि अगर मौलिक अधिकार में अगर व्यक्ति मतलब सरकार को लगेगा, संसद को लगेगा कि मौलिक अधिकार में जो है और कुछ सुधार करने की स्थिति में है, मतलब मौलिक अधिकार में सुधार कर सकता है, लेकिन किस स्थिति में, कि ऐसा नहीं कि हमारा व्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उन्हें इसको वो हटा देगा, मतलब निगेटिव में नहीं। सुधार करने का मतलब क्या है, किसी मतलब सुधार का मतलब क्या होता है, एक निगेटिव में भी सुधार होता है, एक पॉजिटिव में भी सुधार होता है। तो यह आर्टिकल 35 कह रहा है कि आप पॉजिटिव वे में सुधार कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आर्टिकल 21 को हटाना चाहिए, मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो है व्यक्ति को हटाना चाहिए, तो यह आप हटा नहीं सकते हैं।
बल्कि आप आर्टिकल 21 में कुछ और भी जोड़ के जो है उसे कुछ विशेष कर सकते हैं। तो आर्टिकल 35 कह रहा है कि आप पॉजिटिव वे में उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, बल्कि निगेटिव वे में नहीं। तब आर्टिकल 33, 34 और 35 को समझ लिए। अब हम आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में समझेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लेकिन आज थोड़ा कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो चुका था, बार बार लाइट कर रहा था, इसीलिए जो है बार बार जो है वीडियो रुक रहा था, तो इसलिए सॉरी। अब अगला वीडियो से कंटिन्यू रहेगा।